Hey, what's up, guys? This is Vimlesh John here, and welcome to the history classes. And students, today we are going to read about civil disobedience movement. सविनय अवज्ञा आंदोलन हम जैसे हिंदी में भी बोलते हैं. So before we read about civil disobedience movement, we should come to know about those political activities which took place between 1920 to 1930. Just because civil disobedience movement took place in 1930, and as we all know that Gandhiji called off non-cooperation movement in 1922. So what happened after 1922 till 1930? First we will cover that. So the first thing that very important event which took place was the formation of Swaraj Party, and it was established by the C.R. Das and Motilal Nehru. ओके सो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद होता है स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट. एंड स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट 1923 में होती है. So this party believed that now, rather than protesting, we should become the part of the government and we should fight legislative council elections. तो इनको लगता था कि क्या है, अब बहुत हो गया, प्रोटेस्ट वगैरह हो गया है, अब ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि वी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके लिए हमें चुनाव जो भी वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह के जो चुनाव होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए, एंड वी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड इट ऑल्सो गॉट सम इनिशियल सक्सेस ऑल्सो. और इसको क्या शुरुआत में बहुत अच्छी सक्सेस मिली हुई स्वराज पार्टी को जब ये नई नई बनी थी. इट गॉट मैनी इट गॉट एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. बट यू नो एज आफ्टर द डिमाइज ऑफ सी.आर. दास इन 1925, this party lost its momentum in country. Okay, so the next important event which took place in 1920s was the economic depression and its impact on India. So as we all know, in the 1920s, and especially we all know about the great economic depression in 1929, as we have already read that in class 9th. So in 1920s there was an overflowing of supply in the market and demand was on its lowest side. तो एक इम्बैलेंस बन चुका था क्योंकि डिमांड वाज वेरी, सप्लाई वाज वेरी हाई. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट इरप्टेड, एंड इस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या जो डिमांड थी वो बहुत कम हो गई. सो इसके कारण क्या हुआ है दैट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज फेल. तो उसके कारण क्या जो प्राइसेस थे वो बहुत नीचे आ गए. एंड जो इंडिया के लैंडलॉर्ड्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो दे कुड नॉट सेल देयर प्रोड्यूस, ठीक है, ऑन रीजनेबल प्राइसेस. इसके साथ साथ जो इंडिया का इम्पोर्ट था दैट फेल्ट ड्रास्टिकली. सो ओवरऑल देयर वाज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी. एंड देन व्हेन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट we can say that this was the event which fueled the emotions, nationalistic emotions in India, was the Simon Commission and its protest. So to decide the fate of India and to give whether we should give it dominion status to India or not, उसके लिए क्या एक साइमन कमीशन आया था. तो साइमन कमीशन वैसे ओरिजिनली 1917 में एक पैक्ट हुआ था. उसमें फॉर्म ये बताया गया था कि 10 साल के बाद क्या इंडिया में एक साइमन कमीशन आएगा विच विल एग्जामिन द कंडीशंस ऑफ इंडिया, दैट वेदर द पावर शुड बी गिवन टू इंडिया और नॉट. लेकिन प्रॉब्लम इस साइमन कमीशन में ये था कि इस साइमन कमीशन में देयर वाज नो इंडियन मेंबर, और जितने भी मेंबर्स इसके थे साइमन कमीशन के, उसमें सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे. सो इंडिया का भविष्य कौन तय कर रहा था, ब्रिटिशर्स तय कर रहे थे. तो ये बात इंडियंस को पसंद नहीं आई. सो इंडियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट वेहेमेंटली एंड अक्रॉस द इंडिया. तो जब इंडियंस इसके अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट करने लगे तो क्या हुआ कि इस प्रोटेस्ट में जगह जगह पे क्या है लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया. एंड ऑल्सो वी नो दैट लाला लाजपत राय वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट इन पंजाब. उसके बाद 1929 में ये कमीशन ये कहता है कि दैट इट विल अलाउ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया. मतलब ये माना जाता है और ये बोला जाता है कि इंडिया को क्या एक डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा. बट डोमिनियन स्टेटस के बारे में भी बात करेंगे. वी विल रीड अबाउट द डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस में ये है कि ओके इंडिया विल रिमेन द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, बट इंडिया विल गेट ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रूलिंग, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस. कि इंडिया में क्या गवर्नेंस इंडिया के लोगों के हाथ में आ जाएगी, बट इट विल बी द पार्ट ऑफ द इंडिया.
स्टिल इट विल बी द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और लार्जली क्या है, इसको जो मॉनिटर करेगा वो गवर्नर जनरल ही करेगा, लेकिन एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है जो इंडिया में काम करेगी. सो बट at that time of the 1920s there were two leaders who came into the political horizon, and वो दो जो लीडर्स थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस. एंड दे posed a very aggressive posture against the British rule, and they believed in the पूर्ण स्वराज. उन्होंने कहा आप कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कुछ नहीं, we need total independence from British rule. Okay. So now we will read about the Salt March and civil disobedience movement. So Gandhiji wrote a letter to Viceroy Irwin. Irwin was the viceroy at that particular time, or you can say the Governor General. So Gandhiji wrote a letter to him, and he mentioned his 11 demands, and he said that, and he specially wrote about the salt tax which was imposed by the British government. Okay, and Gandhiji believed that this salt tax is a heinous crime done by the British government on the behalf of the British government, and he believed that this salt law need to be abrogated, just because he believed that salt is the right of every individual in country, whether it is rich or poor. And इसके अलावा क्या था कि salt के साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि अब क्या है, गवर्नमेंट ही केवल क्या है salt को मैन्युफैक्चर करेगी, and they will levy tax on मतलब वट एवर दे वांट, वो कोई सा भी टैक्स उस पर इम्पोज कर सकते थे. और इसके अलावा क्या जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी टोटल मोनोपोली किसके पास आ गई थी, गवर्नमेंट के. तो इससे क्या था कि आम आदमी जो गरीब लोग जो खुद के लिए खुद नमक बनाते थे, या जो छोटी छोटी स्किल्स यूनिट्स थी इंडिया की, वो क्या है बेकार हो गई. सो गांधी जी को इससे बड़ा गुस्सा आया. अब मोनोपोली में आपको पता है कि प्राइस आप किसी भी तरीके से फिक्स कर सकते हो, जबकि जब एक टोटल कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आप प्राइसेस को क्या अपने तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन इज देयर. सो गांधी जी ने कहा था कि 11 मांगे थे, उसमें से एक जो स्पेसिफिकली जो उन्होंने मेंशन की थी दैट वाज द सॉल्ट टैक्स. सो गांधी जी बिलीव दैट दिस सॉल्ट टैक्स नीड टू बी एब्रोगेटेड. नाउ गांधी जी ने एक डेडलाइन दी थी. गांधी जी गेव अ डेडलाइन टू वाइसरॉय इरविन दैट इफ यू डोंट एक्ट ऑन आवर डिमांड्स टिल 11th of March देन वी विल गो फॉर अ nationwide movement. So on 12th of March, Gandhiji, along with his 78 followers from the Sabarmati ashram, marched towards the Dandi. Okay, and starting 78 followers के साथ हुई थी, and रास्ते में लाखों लोगों ने क्या गांधी जी को ज्वाइन किया इस मूवमेंट में. So on 6th of the April, Gandhiji reached Dandi, and he ceremonically broke the सॉल्ट लॉ. और वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जश्न के साथ क्या है सॉल्ट लॉ को तोड़ा. वहाँ पर खुद उन्होंने पानी उसमें समुद्र का जो पानी होता है उसको बॉयल किया, एंड ही मेड अ सॉल्ट आउट ऑफ दैट वाटर. सो एंड दिस वॉज द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. as I have already told you that this civil disobedience movement is termed as the biggest movement of the 20th century according to the Times magazine. So now we will read about the fourth point. And the civil disobedience movement was alike non-cooperation movement in many ways, but it has more gravity in it. You know, at that particular time foreign things were boycotted, but now Indian people also started breaking the laws. ठीक है, इंडिया के लोगों ने इसमें क्या था कानून भी तोड़े. उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पे क्या है नमक बनाया गया खुद के द्वारा समुद्र के किनारे. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उसके आगे क्या है स्ट्राइक्स की गई, विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ. ठीक है, एंड वही जो सारी चीज़ें होती थी कि शराब की दुकानें बंद की गई, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया, उनको डिस्कार्ड किया गया, एंड ऑल दोज एक्टिविटीज अगेन हैपेंड. सो द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स गांधी जी गॉट, it frightened the British government, and they adopted that regressive and repressive measure again. ठीक है, एंड उसकी शुरुआत होती है it is with the arresting of Gandhiji and repression of the movement. Okay, and there is a special event which took place at that particular time was the Peshawar atrocity, जहाँ पर क्या है कि जो पुलिस होती है वहाँ पर उस पर
पेशावर में क्या है, लोगों को मार देती है, काफ़ी लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को मार देती है। एंड पेशावर एट्रोसिटी में एक बहुत बड़ा नाम आता है आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में, ठीक है ना। यू शुड आल्सो कम टू नो अबाउट वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दैट इन 1930 पेशावर the Garhwal rifle was there, and they were asked to shoot the innocent unarmed people who were protesting peacefully. Okay, so the British officers gave order, but Veer Chandra Singh Gadwali, uh, along with his partners, denied that order and defied that order, and he refused to shoot the innocent, unarmed, non-violent protesters, and this is came to be known as the Peshawar Kant. ठीक है, उसको पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है. एंड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वॉज द हीरो ऑफ दैट act, that event. Okay, so eventually after the atrocities which were done by the Britishers, जो भी एट्रोसिटीज़ वहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रही थी, जो भी अन्याय वहाँ पर हो रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने क्या है मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की, गांधी जी को क्या है अल्टीमेटली ही हैज़ टू कॉल्ड ऑफ हिज मूवमेंट एंड ही हैज़ टू एग्री विद फॉर ए गांधी इरविन पैक्ट. तो उनको गांधी इरविन एक पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 के लिए, उसके लिए मानना पड़ा. सो देयर वॉज अ पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन. So, but even after this pact, Gandhi ji agreed to take part in the second round table conference, जिसको गोलमेज सम्मेलन भी बोला जाता है हिंदी में. So he took part in the round table conference in 1931, and in December 1931, but negotiation did not took place between Britishers and India, and they cannot come to any कंसेंट. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, जब कोई बात बनी नहीं वहाँ पर, सो गांधी जी रिटर्न इंडिया एंड ही वाज वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर्स एटीट्यूड. एंड व्हेन ही केम टू नो इंडिया, ही केम टू नो अबाउट द ब्रिटिश रेप्रेशन इन इंडिया. एंड उनको पता चलता है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे एंड जवाहरलाल नेहरू थे, दे बोथ वर सेंटेंस टू द जेल. सो he was very apprehensive about the future of India, but still he launched his civil disobedience movement again. It gained momentum, but after a year it lost its momentum. Okay, so till 1934 civil disobedience movement lost its all momentum, and Gandhiji had to call off this movement. So now we will read about how participants saw the movements, कि जो अलग अलग participants थे, the different sections of the society, how they responded to the movement. Okay, so as we all know that every section of the society has different needs and different demands, okay, and they look things differently. So we will read about all those people, that how they responded, what were their demands, and how they aligned themselves with the civil disobedience movement. So we will read about that. So first one, Patidar and Jats supported to the movement. So first we will read about the Patidars, role of the Patidars and Jats. So Patidar and Jats were the rich peasants, or you can say rich farmers community in Gujarat and Haryana. They were very rich, but they initially supported Congress in the civil disobedience movement, just because, as we all know, there was great economic recession in 1929, and due to that, they could not sell their farm crops to the market in reasonable prices. So, and at the same time, the revenue were very high, so they were demanding from government that there should be an exemption from those revenue. So they want to waive off their revenue. They want a waiver from government. So they supported the civil disobedience movement. But after Gandhi-Irwin Pact, they lost belief in Gandhiji, and when Gandhiji again relaunched this movement, they did not show any type of support to the Gandhiji. So initially they were also part of the movement, but later on they were not so enthusiastic about the movement. Next was the peasants' plight and their inclination towards socialist parties.
अब हमने पाटीदार और जाट्स के बारे में पढ़ दिया, ये तो रिच फार्मिंग कम्युनिटीज थी। अब हम उन पीजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से क्या है, जो बड़े बड़े किसान थे उनको तो लगान दे, मतलब उनको क्या रेवेन्यू के तौर पे पैसा देना होता था गवर्नमेंट्स को, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको देना होता था। बट उन्होंने क्या किया कि वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड कांग्रेस इनिशियली। अब जो पीजेंट्स थे उनका ये इससे कोई मतलब नहीं था कि जो किसान, बड़े बड़े किसानों से पैसा मांगा जा रहा है गवर्नमेंट से, उनको कोई मतलब नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर पीजेंट्स ऐसे लोग होते थे जो क्या थे, इन बड़े बड़े फार्मर्स के खेतों में काम कर रहे थे। नाउ दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट रेंट, जस्ट बिकॉज क्या, जब अब आपको पता है कि रिसेशन का टाइम था, ठीक है, सो दे वर अगेंस्ट द रिग्रेसिव पॉलिसीज। तो वो चाहते थे कि वो रेंट से क्या है उनको वेव ऑफ किया जाए। बट होता क्या है कि कांग्रेस क्या है, इनको सपोर्ट नहीं करती है बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज द सपोर्ट ऑफ दोज पाटीदार एंड जाट्स कम्युनिटीज, और ऐसी कम्युनिटीज जो कि क्या है पैसे वाली होंगे इसमें, और जो मतलब जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू divide community on the basis of their individual demands. They have only one demand. Congress had only one demand, स्वराज। एंड वो नहीं चाहते थे कि छोटे मोटे डिमांड्स में क्या है, लोगों के आपस के जो भेदभाव उनको हम अपने डिमांड्स में रखें, अपने उसमें रखें, अपने मैनिफेस्टो में रखें, ताकि क्या है उनमें बंटवारा ना हो। सो उन्होंने क्या है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पीजेंट्स की तरफ। एंड इसका जो फायदा है वो मिला कि इसको सोशलिस्ट एंड जो कम्युनिस्ट पार्टीज जिन्होंने क्या है पीजेंट्स की लड़ाई लड़ी इंडिया में, तो they got peasants supported the socialist and communist party at that time, and hence Congress lost the support of the peasants in movement. Now there was business and industrial class, so we will read together about those business and industrial class. So business and industrial class की एक प्रॉब्लम ये थी कि that business class and industrial class को उस टाइम पे लगा कि okay, just because they don't want the import of the foreign clothes in India, and they also supported that Gandhian movement that we should boycott or discard the foreign imported clothes and goods in India. तो उस चीज़ का उन्होंने सपोर्ट किया, जस्ट बिकॉज दे बिलीव दैट बाहर से जो आने वाला सामान है उसको हम क्या है बंद कर पाएंगे, तो क्या है जो नेटिव जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं दे विल गेट अ गुड मार्केट इन आवर कंट्री। एंड इसके अलावा क्या है, इसी के लिए फिक्की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1927 में इस्टेब्लिश किया जाता है, जो ठीक है घनश्याम नारायण बिरला वगैरह जो बड़े बड़े जो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस्टेब्लिश करते हैं इस फिक्की को। तो फिक्की का जो इस्टेब्लिशमेंट है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दैट व्हेन फिक्की वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया, तो सो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1927। ओके, सो इसके अलावा जो रुपी स्टर्लिंग रेशियो था, दे वर आल्सो लुकिंग फॉर दैट एट द सेम टाइम द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फेल्ट ड्रास्टिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक रिसेशन। तो उसके कारण क्या इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो भी क्या ड्रास्टिकली नीचे आ गया था। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या इनिशियली इन्होंने क्या सपोर्ट किया। एंड इसके अलावा क्या जो भी बैरियर्स थे ट्रेड के जो इंडिया में क्या है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लगाए थे, दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, एंड ये दे बिलीव दैट वंस वी विल अटेन दिस स्वराज देयर विल बी नो बैरियर्स ऑन बिजनेस। सो इनिशियली दे आल्सो सपोर्टेड द कांग्रेस इन दिस मूवमेंट। ओके, लेकिन क्या हुआ बाद में after Gandhi Irwin Pact or second round table conference, again this class also became unenthusiastic about the movement, and hence they also withdrew their support from the movement. एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बिजनेस और इंडस्ट्रियल क्लास के बारे में जो पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल क्लास में जो थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वर नॉट दे डोंट सपोर्टेड गांधी जी फर्वरली, मतलब बहुत गर्मी के साथ एंड आर्डेंटली उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। बट जो वर्कर्स थे उन्होंने भी क्या बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज गांधी जी जो कांग्रेस थी उन्होंने कभी भी वर्कर्स की मांग को आगे नहीं रखा। दे डिड नॉट सपोर्ट द वर्कर्स ऑब्जेक्टिविटी जस्ट बिकॉज दे डू नॉट वांट टू डिसअपॉइंट द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। तो उसके कारण भी क्या जो वर्कर्स का सपोर्ट था वो भी उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को नहीं मिला। एट द सेम टाइम जो वर्कर्स थे कई एरियाज पे इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया इन डिफरेंट रीजन्स, but overall Congress never got that overwhelming response from the workers. Okay, so last but not the least, the role of the woman in civil disobedience movement. Okay,
Uh, so one of the most important feature of this movement was the role of woman. So women came out in very heavy numbers in this particular movement, especially in the rural areas and in the countryside. uh, Women from rich peasant families came out and supported the vision of Gandhiji. They believed in the Purna Swaraj. In urban areas, many eminent woman personalities came out and supported this act. But although it has got an overwhelming and amazing response from the woman, but still it cannot be, still it cannot be drawn out still we cannot draw out the conclusion that this movement was one of those movements which liberated the women and made any significant role in the women's empowerment. ठीक है, still Congress did not believe in the women's prominent role in Congress, क्योंकि अभी भी कांग्रेस कहती है रिलेक्टेंट थी वुमेन्स को क्या बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में. इट स्टिल डिड नॉट हैव मैनी वुमेन्स वर्किंग इन देयर पार्टी. मतलब पार्टी में काम तो कर रहे थे, दे वर आल्सो पार्ट, बट दे वर नॉट होल्डिंग एंड इनकम, दे वर नॉट होल्डिंग एनी इम्पोर्टेंट पोस्ट. तो कोई भी जो बड़ी पोस्ट थी जो कांग्रेस की, उसमें क्या है, कोई भी इनकम्बेंट वुमन लीडर नहीं थी उस टाइम पे. सो ओवरऑल it got a massive support from the women's in this movement, but still this movement cannot be said one of those movements which which changed the dimension of women's right in society. So इसके बाद क्या है, women's का रोल इसमें काफ़ी अच्छा खासा रहा. So this was all for today, and hopefully you like it, and then in the next lecture we will be able to pull it out and we will able to complete our chapter. Till then, have a great day. Thank you.